देखिए, किसान तो इस देश में लगातार आत्महत्या कर रहा है। अब तक लाखों किसान, पिछले अगर आप 15 साल का रिकॉर्ड देखें तो लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और सरकारें अगर संवेदनशील होती तो तभी उनको यह सोचना चाहिए था गहराई से कि आखिर हमारे देश का अन्नदाता आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसकी क्या दिक्कत है, उसकी क्या समस्या है, और सरकार को उन समस्याओं को दूर करना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि चाहे जो भी सरकार रही हो, किसानों की हमेशा अनदेखी की। किसान मरते हैं, मरते रहे, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चलेगी, किसी भी ने भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इस समय जब पानी सर से ऊपर जा चुका है और ये जो मोदी सरकार है, ये किसानों की भलाई के नाम पे सिर्फ दो व्यापारी, जिनके जो है ये एक तरह से मैं क्या बताऊं कि एक तरह से बड़ा ऐसा याराना निभा रहे हैं कि हम दो और हमारे दो, यानी मोदी जी और अमित शाह, ये दो ये हो गए और दो इनके हो गए अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो वाला जो एक फार्मूला अपना के इनके साथ याराना निभा रहे हैं। इन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं किसानों को तबाह करने के लिए, और किसान ही नहीं पूरे इस देश को तबाह करने के लिए इन्होंने सारी सीमाएं सब पार कर दी हैं। और बजाय उनकी बातों को सुनने के, उनकी समस्या का समाधान करने के, इन काले कानूनों को वापस लेने के, केवल अब जो काम कर रही है सरकार, इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही है। इसी हालात में 21 दिन हो गए, आज 21 दिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पारा, उसमें किसान रात भर अपना रात में ठंड में पड़ा है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। किसान मतलब सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे हालात में व्यक्ति आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे। तो हमारा जो साथी गया है, मेरी उस साथी को बहुत श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना कि उनका परिवार इस दुख को सहन करने की उसे शक्ति मिले। ये जो आत्महत्या की है उस व्यक्ति ने, ये अपने आप में इस सारी स्थिति की गंभीरता को दिखाता है, किसान कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप व्यापारियों के लिए कानून बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए कानून बता रहे हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जो तीनों जजेस की बेंच है, जस्टिस बोबड़े साहब जो चीफ जस्टिस है, उनके अध्यक्ष समेत जो बेंच है, मैं उनसे केवल इतना ही हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप कुछ भी बात करने से पहले, कुछ भी सुनने से पहले, आप केवल जो एक्ट हैं उन एक्ट को देखिए और देश की स्थिति को देखिए और देश के किसानों की स्थिति को देखिए, उसके बाद फैसला लीजिए। आप उस सारी चीज में देख कभी मतलब सुनने को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार किस तरह से आंख पे पट्टी बांध के इस आंदोलन को पूरी तरह से तबाह करने में तुली है। जो आंदोलन 1947 के बाद इतनी बड़ी स्थिति में आया है, जगह जगह से किसान संगठन, जगह जगह से किसान संगठन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और करीब 20 से 25 किलोमीटर लंबा जो किसानों का पूरा काफिला है, इस पे सिंगू बॉर्डर पे है, करीब 16 से 18 किलोमीटर लंबा जो है वो टिकरी बॉर्डर पे है, और अब ये जयपुर हाईवे जो है वहां पर भी लगातार ये काफिला बढ़ता चला जा रहा। फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन और देश को बचाने का आंदोलन है, केवल किसान अपनी लड़ाई नहीं, सबकी बात कर रहा है, देश को बचाने का आंदोलन है। ठीक है सर, तो अब यहाँ सर सवाल यहाँ पर ये है कि जो किसान ने जो आत्महत्या करा है, जो इस बिल के विरोध में या फिर जो भी किसानों को लेकर के जो दादी निकाली जा रही है कि उनको सही समय पे पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, चाहे जितनी भी समस्या हो रही हो, तो सर आप कैसे देखते हैं कि जो इस किसान ने जो आत्महत्या किया है, जो उसने बलिदान दिया है इस बिल के विरोध में, जो संघर्ष कर रहे हैं किसान, क्या लग रहा है इनका बलिदान जो है उससे कुछ सरकार को समझ में आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बेरहम सरकार है, बहुत ही बेदर्द सरकार है, और बहुत ही ऐसे किस्म के जो मतलब जिद्दी टाइप के जो लोग हैं, जो किसी की बात सुनने वाले, जिनका अहंकार इतना सर पे सवार है कि वो अपने अहंकार के सामने पूरे देश की भी बलि चढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों की सरकार है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार पर इस बात का असर पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो भी है भाई, हम अपने आंदोलन को लगातार बढ़ाएंगे, हम अपने आंदोलन को लगातार मजबूत करेंगे। संघर्ष करना ही हमारा जो मकसद है, जो हमारी इस समय जो परिणति हो चुकी है, हम संघर्ष कर रहे हैं और अपनी अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, ये देश को बचाने का आंदोलन है। आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इस जो ये 3 कानून हैं, 3 कानून कौन से हैं? एक, जो किसानों के साथ व्यापारी एग्रीमेंट करेगा, उसकी जमीन पर क्या उगना है, कैसे कैसे उसका पेमेंट होगा, एक तो ये है।
दूसरा है कि जो मंडी समितियां हैं ऑलरेडी एपीएमसी जो हैं, उनके बराबर में एक और आप प्राइवेट मंडी खरीद कर रहे हैं और उसको सारी आप छूट दे रहे हैं। जिसके पास में पैन कार्ड होगा वो कुछ भी सामान, जो कुछ भी अनाज वगैरह जो भी किसान से सीधे खरीद सकेगा। इस तरह से जो मंडी समितियां वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी और जो नई मंडी ये बनेगी, ये मंडी जो है आगे आने वाले समय में किसानों का इतना शोषण करेगी जो सीमा से बाहर है। एक ये हो गया। तीसरा जो कानून है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम। अब आप ये देखिए किसानों से जुड़े हुए कौन से कानून हैं? 2 कानून। नंबर 1 किसान का और उसका जो एग्रीमेंट होगा वो वाला, दूसरा मंडी समिति वाला। यही 2 कानून किसान से जुड़े हैं। तीसरा कानून किससे जुड़ा? तीसरा कानून इस देश की पूरी जनता से जुड़ा हुआ है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और आप समझे कि जो प्रस्ताव सरकार ने 20 पेज के किसानों को भेजे हैं, उन प्रस्तावों में भी केवल 2 ही कानूनों की चर्चा की गई, एग्रीमेंट वाला कानून और मंडी वाला कानून। उसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की कोई किसी हालत में कोई चर्चा भी नहीं है, जबकि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किसान के साथ साथ, किसान से तो एक सीधा तो जुड़ा नहीं है, लेकिन वैसे भी असर तो किसान पे भी पड़ेगा, पर किसान से अलग इस देश की जो आम जनता है उस पर असर पड़ेगा। 1 मिनट में मैं समझाऊंगा कि कैसे असर पड़ेगा। देखिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में पहले एक सीमा थी, इस सीमा से ज्यादा स्टोर करके कोई भी व्यापारी रख नहीं सकता था। अनाज, दाल, चावल, तेल, ये और आलू और प्याज, ये जो चीजें, ये वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान के लिए खाने के लिए जरूरी हैं, इसलिए इनका स्टॉक एक लिमिटेड मात्रा में कर सकता था। अब क्या हुआ? वो स्टॉक लिमिट हटा दी गई। स्टॉक लिमिट हटते ही अब क्या है, व्यापारी जिसके पास पैसा होगा वो जितना भी स्टॉक कर सकता है वो करेगा, कोई लिमिट नहीं है अब। और करने के बाद क्या करेगा? देश का इतिहास रहा है कि जिस समय जब व्यापारी के हाथ में सारी पावर आ जाती है, वो क्या करता है? स्टॉक अधिक से अधिक करता है और उसकी कमी मार्केट में, यानी देश में उसकी कमी बताता है कि ये चीजें कम हैं, लेकिन वो चीजें उसके गोदाम में हैं। और जब कमी होने की वजह से उसके रेट बढ़ते हैं, जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होते हैं, तभी उसके गोदामों में से वो निकलता है माल। तो आपने जो किसान से ले लिया सामान, उस किसान को आज एमएसपी के हिसाब में आप आधे रेट में ले रहे हो और फिर उसके बाद में आप उसको स्टॉक करके अपने गोदाम में रख लोगे, फिर निकालोगे जब 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो जाएगा। यही है। तो जब 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा, उसका असर किस किस पर पड़ेगा? इस देश के हर व्यक्ति पर पड़ेगा। जो व्यक्ति आज अनाज 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो खरीद रहा है गेहूं, उसी गेहूं को 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। असर किस पर पड़ा? आम आदमी पर। और इसके साथ साथ जब आपने सारी सीमाएं आपने जो खोल दी हैं कि भी कितना भी स्टॉक कर सकता है, अब इसको मिक्स करके देखिए उससे, जो एग्रीमेंट वाला एक्ट है उससे मिक्स करिए तो आपको पता लगे। 1 मिनट में इसको समझाता हूं आपको। जो एग्रीमेंट वाला है, उस एग्रीमेंट में यह है कि किसान की जमीन है, उसके साथ में उद्योगपति, व्यापारी जो है एग्रीमेंट कर लेगा कि भाई आपकी ये जो जमीन है, इस जमीन पर आप ये चीज उगाएंगे और आपका और मेरा एग्रीमेंट हो गया, और इस जो फसल उगाएंगे उसकी ये क्वालिटी और ये उसका ग्रेड और ये उसका स्टैंडर्ड, ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वालिटी, ग्रेड और स्टैंडर्ड, ये आप उगाएंगे। और आपका और हमारा बीच में अगर कोई विवाद होता है तो आप उसके लिए उसमें जो है एक कंसिलिएशन बोर्ड, यानी समझौते वाला एक बोर्ड बना दिया जाएगा कि अगर कोई बात होती है तो ये बोर्ड उसको देखेगा। तो जो ये चीज हो गई, ग्रेड हो गई, फिर उसमें आपका और हमारा तय हो गया, व्यापारी का और किसान का, कि भाई इसके जो रेट हैं ये रहेंगे। अब इससे आप समझिए, जब ये तय हो गया कि रेट आपके और मेरे ये रहेंगे, तो जैसे ही एग्रीमेंट वाली बात आ गई तो सरकार इससे बाहर हो गई। जब व्यापारी का और किसान का सीधा सीधा एग्रीमेंट हो गया तो सरकार कहां है? सरकार बाहर हो गई। यही सरकार चाहती है कि जो जिम्मेदारी इस देश में गरीब लोगों का पेट भरने के लिए हो सरकार की है, चीजों को मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की, उससे सरकार बाहर हो गई, क्योंकि एग्रीमेंट सीधा किसान और व्यापारी के उसमें हो गया। अब उसका कोई भी झगड़ा होगा तो उसे आपस में सुलझाना है। जब आपस में कंसिलिएशन बोर्ड में नहीं सुलझेगा तो कहा जाएगा
एसडीएम के यहां, एसडीएम के यहां जाएगा तो 30 दिन पहले वो आपस का जो बोर्ड है उसमें, फिर 30 दिन जो एसडीएम के यहां, और वहां नहीं सुलझता तो फिर डीएम के यहां पे, यानी 30 दिन, 90 दिन। इन 90 दिनों में स्वाभाविक है कि किसान की जो खेत है वो पूरी तरह से खाली पड़ा रहेगा, एक बात। दूसरा, ये एक और इसमें बड़ी जबरदस्त वो करिए, एक तो सरकार ने अपने आप को बाहर कर लिया, जिस एमएसपी की बात करिए, जब रेट किसान के और व्यापारी के बीच में तय ही हो गया तो सरकार की एमएसपी का क्या मतलब रह गया? इसका मतलब सरकार ने इस कानून के माध्यम से अपने आप को एमएसपी से अलग कर लिया, रेट से अलग कर लिया, झगड़े से अलग कर लिया, किसान से उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब किसान को उसे कुछ नहीं देना, ना सब्सिडी देनी, ना कुछ देना। अब जब 90 दिन तक जो ये इसमें टाइम लग गया और खेत उसका खाली पड़ा रहा, उसके बाद जो कुछ भी निर्णय होगा उस निर्णय को किसान को मानना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो नहीं मानता है तो उस निर्णय की जो मतलब उसकी अमल में लाया जाएगा वो निर्णय, वो होगा सिविल कोर्ट के आदेश की तरह। यानी फिर उसके पास अगर किसान के अगेंस्ट में गया है वो, तो किसान को वो देनदारी होगी, नहीं देगा तो उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें होंगी। सिविल कोर्ट का मतलब ये है। इसके अलावा आप एक चीज और इसको समझें, इससे और कहां असर जो पड़ेगा, जब व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट हो गया जमीन का, और पूरे देश की जमीन का एग्रीमेंट इसी तरह से हो गया, तो जो किसान का एग्रीमेंट व्यापारी से हुआ है, नाज तो व्यापारी के यहां जाएगा। जो ये राशन की दुकानों पर सामान जाता है, नाज जाता है, वो कहां से लाएगी सरकार? खत्म हो गया ना। इसका मतलब राशन की दुकानों के लिए जो अनाज है वो खत्म हो गया। बुरे वक्त के लिए, मतलब अकाल हो, कुछ हो, उस समय के लिए देश के लिए अनाज वो भी खत्म हो गया जब एग्रीमेंट हो गया। तो किसान को और पूरे देश को किस तरह से बर्बाद इस कानून के तहत किया जा रहा है, अपने आप को उसना कर रहे। एक और बड़ी खतरनाक, जो भी आदेश एसडीएम, एडीएम, डीएम, सरकारी कर्मचारी जो भी आदेश करेंगे, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, किसी अदालत में नहीं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इसका मतलब यह है कि आप उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, जो भी सारी स्थिति है। ये इतना खतरनाक खेल है जिसको समझने की जरूरत है। कह रहे कि ये बहुत छोटा सा है, व्यापारियों के लिए, किसानों के हाथ में नहीं है। एक और इसका बड़ा घातक प्रभाव, अभी देखिए, जो बड़े उद्योगपति हैं, इनके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं, वो किसान की तरह से पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। एक मिनट में इसको समझाता हूं कैसे तबाह होंगे। जब व्यापारी का और किसान का एग्रीमेंट हो गया, तो व्यापारी उस किसान को, जो मतलब उद्योगपति, स्वाभाविक है कि यही है अंबानी और अडानी जैसे लोग, वो किसान को न केवल बीज देगा, उसको खाद भी देगा, उसको पेस्टिसाइड भी देगा, उसको खेती में काम आने वाले यंत्र भी देगा। मतलब सारी चीजें, खेती से जुड़ी हुई सारी चीजें वो व्यापारी वही किसान को उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो खेती के काम आने वाले यंत्रों का काम कर रहे हैं, उनकी दुकान पर ताला। जो लोग पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं, उनकी दुकान पर ताला। जो लोग बीज बेच रहे हैं, उनकी दुकान पर ताला। जो लोग खाद बेच रहे हैं, उनकी दुकान पर ताला। इसका मतलब यह है पूरे देश का जो छोटा व्यापारी है, जो ये सारी चीजें बेचता है, खाद, बीज, पेस्टिसाइड और कृषि के यंत्र, वो सब पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो केवल किसान तबाह नहीं होगा, सब कुछ तबाह होगा। इसका एक उदाहरण, आज पंजाब में जाइए, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। पंजाब में कुछ जगह ऐसी खेती की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि यही तुमको बीज लगाना है, यही तुमको खाद इस्तेमाल करना है, इस तरह से टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है। वो अपनी सोच से कुछ नहीं कर सकता, तो किसान तो अपनी जमीन पे मालिक ना होकर गुलाम बन ही जाएगा, नौकर बन ही जाएगा। साथ में ये जो व्यापारी है, जो व्यापारी ये सब काम करता, वो भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो क्या ये देश को तबाह करने वाले कानून नहीं है क्या? जो समझ में नहीं आ रहा लोगों की, ये समझ में नहीं आ रहा, जो चंद जो हैं, जो कीड़े हैं, इनके जो आरटी सेल के जो कीड़े हैं, इनके आईटी सेल के जो कीड़े हैं बीजेपी के, वो जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, और ये मीडिया जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहा है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए नहीं, इसमें किसी की भलाई नहीं है, सब तबाह हो जाएंगे। पूरा देश चंद 2 लोगों के लिए ही उनके हाथ में चला जाएगा। ये स्थिति है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.